तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो आपका 3 मार्च को हुबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कक्षा 10 के लिए पूर्णांक आपका कितने का 70 नंबर का है। तो समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंकों के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आपको उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। ठीक है, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं और ना ही इरेजर आदि का प्रयोग करें। ठीक है, इन सभी का आपको प्रयोग नहीं करना है। और आगे आगे बोला गया है, खंड बा में 50 अंकों का जिसमें वर्णनात्मक और वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, आपको जो मानचित्र भरा जाएगा उसको आप लोग मजबूती के साथ भरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल बिना किसी देरी के। तो खंड आ करेंगे हम लोग। खंड आ क्या बोला गया है? खंड आ बोला गया है कि राफेल कौन था। राफेल आपका कौन था? कवि था, वैज्ञानिक था, चित्रकार था या दार्शनिक था? तो आप सभी जानते हो जो राफेल था वो कौन था आपका? वो था आपका चित्रकार। कौन था? चित्रकार। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, राफेल कौन था? राफेल एक चित्रकार था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल नंबर 2 बोलिए कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। सत्य प्रकाश का संबंध किससे? इसका आपको राइट आंसर बताना है। किसका है? तो सत्य प्रकाश का संबंध आप सभी जानते हो किससे था? आर्य समाज से था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 2 सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप 20 सवाल कीजिएगा और 20 में से बता दीजिएगा कि आपने कितने बहुविकल्पीय सही किए हैं। अगर 20 में से आप 18 कर पा रहे हो तो यकीन मानिए आप 20 में से 20 कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके 26 जनवरी की तैयारी भी चल रही होगी। ठीक है, इस बार जो 26 जनवरी आप लोग मत मनाइएगा। ठीक है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपने टारगेट बना रखा है ना 90% का, वो आपको अचीव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। तो तीसरा सवाल क्या बोला गया कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1927 को, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1935 को या 23 मार्च 1937। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है तीसरे का। तो आप सभी जानते हो जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ पाए ना? तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बोला गया है कि निम्न में कौन रूसी क्रांति से संबंधित था? रूसो, बिस्मार्क, लेनिन या इरेमसमस। तो कौन था आपका रूसी क्रांति से संबंधित? चौथे का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो। ठीक है, रूसी क्रांति से संबंधित कौन था? ठीक है, चौथे का सही आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हो कौन था आपका? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, न्यायिक आयोग या राष्ट्रपति। 5वें नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? 5वां सवाल। तो आप सभी जानते हो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर का सवाल। तो 6 नंबर बोला गया है कि भारत की खोज किसने की? मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की खोज किसने की? छठे का आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हो भारत की खोज की थी, वो की थी आपकी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां सवाल। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी या 20 शताब्दी। तो इन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है, तो उसका आप राइट आंसर बताइएगा 7वें का। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति की कब हुई थी? तो आप सभी जानते हो कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 8। 8 प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 8 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफी बार आया हुआ है आपका। बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 8वें का सही आंसर बताइएगा। तो आप सभी जानते हो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे 9, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 15, 13 या 12? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 9 का आपको राइट आंसर बताना है। तो कितने किए जाते हैं आपके? 9 किए जाते हैं। कितने? 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे 10वां सवाल, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पोरबंदर, डांडी, वर्धा या चंपारण? कहाँ किया था? 10वें का आपको सही आंसर बताना है। कहाँ किया था? डांडी में किया था। कहाँ किया था? डांडी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। ठीक है, 11वां, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं आपके सभी। ठीक है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा हुबहू। ठीक है, 11वां बोला कि कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, तांबा से, आभ्रक से या बॉक्साइट से? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। तो कोडरमा खान संबंधित है। ठीक है, 11वें का सही आंसर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हो जो कोडरमा की खान है वो संबंधित है आपकी आभ्रक से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 12 प्रश्न देखो, सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? गंगा डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में, कावेरी डेल्टा में? तो सुंदरबन पाया जाता है, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो 12वें का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पाया जाता है आपका? गंगा डेल्टा में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 13, तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? इन 4 में से आपको सही आंसर बताना है। 13वें का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है आपका केरल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग क्या? 14। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग कोई भी मिस मत कीजिएगा। 14वां क्या बोला गया है? बोला गया है कि योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में गठित होने वाला आयोग है वाणिज्य आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या लोक आयोग? बताइए कौन सा सही है? 14वें का कौन सा सही है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन सा सही है आपका? नीति आयोग। वाणिज्य आयोग को सन 2015 से हटाकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, चलिए 15वां देखते हैं। तो 15वां बोला गया है कि भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष से आरंभ हुई थी? 1988, 1991, 1998, 1981? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो बताइएगा 15वें का सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष से आरंभ हुई थी? वो हुई थी आपकी 1991। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 16वां देखेंगे, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो 16वें का आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। तो किस राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, 17वां देखेंगे। ठीक है, 17वां क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकसित देश है। ठीक है ना, कौन सा विकसित देश है? ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जो हैं आपको देना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो वो आपकी गलती है। ठीक है, वीडियो देखते हो पर थोड़ा अगर मैं 20 सवाल बताता हूँ तो एक आप भी बताया करो, जिससे क्या हो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा, जिससे मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है बिल्कुल सही जा रही है और आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 18वां, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि,
आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, संसाधनों का अधिकतम। तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या है? 18वें का आपको सही आंसर बताना है। तो आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा? संसाधनों का अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 19 सवाल देखेंगे। 19 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। तो 19 का आप लोग सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा आपका। तो आप सभी जानते हो कृषि आधारित कौन नहीं है आपका? सीमेंट उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर क्या आपका? बी जो है सही है। क्या कौन सा? बी जो सीमेंट उद्योग क्या है? कृषि पर आधारित नहीं है। चीनी उद्योग कृषि पर है, सूत्र वस्त्र उद्योग भी है। ठीक है, चलिए आज का 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न, ईंटों का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो बताइएगा ईंटों का बाजार है कैसा है? प्रादेशिक है या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय? तो आप सभी जानते हो जो ईंटों का बाजार है वो है आपका प्रादेशिक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपने कितने सही किए हैं। अगर आपने 18 किए हैं तो बिल्कुल तैयारी आपकी जमकर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। खंडवा। खंडवा क्या है आपका? खंडवा जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न है और उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है और 16 अंक का है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? उनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे? आप लोग फटाफट इनको तैयार कर लीजिए। अथवा में इसकी जगह आप कर सकते थे नेपोलियन कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वर्णनात्मक प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों के नोट्स बने होंगे उनसे आप लोग तैयार कीजिएगा। मैं अपनी भाषा में लिखाऊंगा क्योंकि इतना लिखाने का टाइम नहीं होता है। तो अब मेरी भाषा में लिखोगे तब गलत होने का, आपको जल्दी याद नहीं होगा। जो आपकी भाषा में नोट्स बने हुए हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा बोला गया यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? अथवा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मत कहना कि सर हमें आपने बताया नहीं था। तीसरा बोला कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अथवा में आप लोग ये कर लीजिएगा कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में दबाव समूह व राजनीतिक दल में दो अंतर बताइए। EMIP हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी भाषा में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आपके जो नोट्स बने हुए हैं वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्णनात्मक 2। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और 24 अंक के पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया? जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा में ये कर दीजिए असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तैयार कर लीजिएगा। छठा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि आर्थिक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे सातवां बोला गया भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अथवा भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधि की क्या स्थिति है? आप लोग इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। 8वां सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीतिक विभाजन को प्रभावित करता है? 2 उदाहरण भी दीजिए। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके मानचित्र पर लेकर आने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग मानचित्र भरोगे। ठीक है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग कैसी लगी क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितने सवाल आते थे, कितने प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। ठीक है साथियों।